Hello, am I audible? Okay, let's start now. Wait, one one second. Only one sec. Okay. अंदर रूम में अगर तू Okay, no one is there. Mute all. No one is there. Sure. Yes, good evening. बस एक मिनट से भी कम में अभी स्टार्ट करते हैं बस. Okay, so today we are going to discuss Indian fatalism. This is the fourth last topic in first unit. Okay, this, okay, this. Am I audible now? Okay. देखो, जो ये टॉपिक है हमारा फैटलिज्म, ये लास्ट है इस यूनिट का फैटलिज्म. तो बेसिक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फैटलिज्म का, देखो ये हमने पढ़ा था. ठीक है, आप सबने 12th में भी पढ़ा है, बट इसमें हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है कि पॉलिटिक्स के सेंस में. देखो, फैटलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सेपरेशन और डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, क्या होता है? एक सेपरेशन होता है. ठीक है, सेपरेशन, दो चीजों को अलग करने का एक सेपरेशन करना. ठीक है, दूसरा क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, शक्ति का पृथक्कीकरण. पहले में क्या है? सेपरेशन लिख लो, और दूसरे में क्या है? शक्ति का पृथक्कीकरण. ठीक है, अलग करना. ठीक है, पृथक्कीकरण. तो बेसिक मीनिंग क्या है कि संघवाद के अंदर एक ऐसा सिस्टम है ये कि जिसमें ना दो स्वरूप से हम शासन कर सके. जैसे देखो, इसका मीनिंग इसलिए आया कि हर कोई ना एक व्यक्ति ही सारे काम नहीं कर सकता है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में भी देखेंगे, कोई एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है. कोई एक पर्सन जो है वो सारे काम नहीं कर सकता है. तो हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं, पावर्स को डिवाइड कर देते हैं कि चलो ठीक है, ब्रेड एंड बटर जो बाहर का काम है वो फादर कर लेंगे, है ना. घर का काम मदर कर लेगी. ठीक है, पढ़ाई लिखाई हम कर लेंगे. ठीक है, ओके. और बाकी कोई काम है तो कोई और फैमिली मेंबर. तो हमने डिवाइड करा ना पावर को एक्चुअली. तो वर्क को भी डिवाइड करा, जो हमारे फंक्शंस हैं. ठीक है, तो सेम क्या है, जब हमारा भारत इतना बड़ा है तो हमें अपने भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इंडिया को टू गवर्न सक्सेसफुली, तो क्या करना पड़ेगा? जो पावर एंड फंक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा. ठीक है, यस. तो हाँ, तो शक्तियों को बांटना पड़ेगा. तो फेडरलिज्म क्या काम करता है? ये भी शक्तियों को बांटता ही है, डिवाइड पावर. देखो, दूसरा इसका मीनिंग है सेल्फ रूल. इसको लिख लेना, सेल्फ रूल. रूल एंड शेयर्ड रूल. दूसरा फेडरलिज्म का जो मीनिंग है सेल्फ रूल. देखो कि कुछ मामलों में जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो क्या है? एकदम फ्री है. ठीक है, जैसे
डे टू डे वर्क है, चाहे कचरा ले लो, कोई सा भी काम, या प्राइमरी हेल्थ ले लो, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ ले लो, या फिर कोई और काम, तो उसमें क्या है, एकदम सेल्फ रूल है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है छोटे स्तर पर। और शेयर्ड रूल में क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल करेंसी का बात आ गया, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई टैक्स को लेकर कोई डिसीजन लेना है, तो वहां पे शेयर्ड रूल आ जाएगा, ठीक है। कोई पॉलिसी फॉर्म करनी है आगे बड़े लेवल पे, तो वो सेल्फ रूल। तो सेल्फ एंड शेयर्ड, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ रूल एंड शेयर्ड रूल। तो जो लोकल, देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, दो गवर्नमेंट होती है, मिनिमम दो गवर्नमेंट होती है। तो पहले जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसको कुछ कुछ हमने टॉपिक्स दे रखे हैं, आप इस पे काम करो, ठीक है। और सेंटर के पास भी ये टॉपिक्स है कुछ कुछ। तो जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे लैंड हो गया, 7वीं अनुसूची के तहत हमने लैंड किसको दे रखा है, स्टेट को दे रखा है। तो लैंड पे अगर कोई नियम कानून बनाना है तो स्टेट भी बना सकता है, और शेयर्ड रूल के तहत सेंटर भी बना सकता है, ठीक है। तो दूसरा मीनिंग स्वयं शासन और साझा शासन, इसको लिख लो, हिंदी में भी लिख देना, स्वयं का शासन, एक सेकेंड, स्वयं का शासन और साझा शासन, साझा शासन, ओके। तो ये मीनिंग है शक्तियों का पृथकीकरण, स्वयं का शासन और साझा शासन। अब इसी फिनोमिना को आगे हमें देखना पूरे लेक्चर्स में, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइड आएंगे तो आपको यही फिनोमिना एकदम क्लियर करा जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो फॉर द टाइमिंग आप सब ये याद रखिए कि जो फेडरल जो वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड है। क्या हमने वर्ड यूज करा है, फेडरल की जगह हमने यूनियन यूज करा है, ठीक है। आगे हम पढ़ते चल। तो फेडरलिज्म क्या है, जो फेडरलिज्म क्या है कि ये वेयर द डुअल मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, दो शासन, कोई दो गवर्नमेंट पाई जाएगी, ठीक है, मिनिमम दो गवर्नमेंट पाई जाएगी, ठीक है, जहां पर दोहरी सरकार कार्य करती है या मशीनी रूप से कार्य करती है, ठीक है। तो दो गवर्नमेंट हो गया, देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये रहा, कहां गया मेरा रोल, ये रहा, ठीक है। वन इज सेंट्रल अथॉरिटी विच लुक आफ्टर द मेजर अफेयर्स। मेजर अफेयर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे विदेशी संबंध, विदेश संबंध, इसका कौन देखेगा, फॉरेन अफेयर्स कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। करेंसी, ठीक है, कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को, तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। तो मेजर अफेयर्स, ठीक है, कौन से मेजर अफेयर्स, तो उस मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट। और द अदर इज मोर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, जो डेली रोजमर्रा के जो काम होंगे वो लोकल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये डुअल सिस्टम है, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका फेडरलिज्म का, ठीक है। उसके बाद अब देखो देयर आर टू काइंड ऑफ फेडरेशन। देखो जब भी हम फेडरेशन की बात करते हैं, जब भी हम संघ की बात करते हैं या संघवाद की बात करते हैं, तो दो तरीके से हम फेडरेशन को बना सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है, होल्डिंग टुगेदर। क्या है, होल्डिंग टुगेदर। कि इसका मतलब क्या होता है कि देखो कोई फेडरेशन है, जैसे एक बड़ा देश निकला, ठीक है, एक बड़ा देश है। होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब है, इस बड़े देश में बहुत छोटे छोटे राज्य भी होंगे, है ना, जैसे भारत के अंदर ही देखो, है ना, 29 स्टेट्स हैं, है ना। अब देखो होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है कि कोई एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, ठीक है, उसने विभाजन करा है, वो सबको क्या कर रखी है, रोक रखा है, होल्ड कर रखा है, बांध रखा है। होल्ड का समझते हो मीनिंग। और देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये तो बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। हम सब जो एग्जाम देते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके अंदर भी पूछा गया था। आगे क्या है, देखो होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब है कि इन दिस टाइप पावर आर शेयर्ड बिटवीन वॉरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द होल एंटिटी। अब देखो हमने
हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर। कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य, सबको होल्ड कर रखा है। कोई भी किसी राज्य का ऐसा मर्जी नहीं है कि वो बाहर चला जाए, इंडिया से बाहर चला जाए। किसी भी राज्य को है ऐसा कोई अधिकार? बिल्कुल नहीं है। तो पहला जो फॉर्म होता है फेडरेशन का वो क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में भी होल्डिंग टुगेदर लिखना है, नहीं तो सभी को पकड़े रखना। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। तो ये कहाँ कहाँ है, ये इंडिया में भी है, स्पेन में भी है और बेल्जियम में भी है। ठीक है, मतलब एक सेंट्रल एजेंसी है और उसने सभी राज्यों को, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी फेडरल यूनिट है, जितने भी संघ हैं, सबको पकड़ रखा है। जैसे हमारा झंडा देखा है आपने, उसमें जो चक्र होता है कैसा होता है, एक सेंट्रल है और बाकी सबको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। ठीक है ना? तो ये है, क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये पी वर्धन ने डिस्क्राइब करा है। जो इंडियन फेडरेशन है ना, पी वर्धन ने क्या डिस्क्राइब करा है, इंडियन फेडरेशन एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ये जब भी हम आंसर लिखेंगे तो इनको कोट करना जरूरी है। क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पी वर्धन उन्होंने ही बोला है, सबसे पहले परिभाषित करा था कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है ना वो ये वाला है। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर, कि सभी को पकड़ रखा है, बांध रखा है, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ अलग नहीं हो सकता भारत राज्य से। ठीक है, भारत देश से। अब जो दूसरा फेडरेशन क्या जो होता है वो क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या होता है, कमिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, एक साथ आने वाला संघ। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे, अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल सार्क देख लो। ठीक है, सार्क है ना, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो क्या है कि भाई देखो, एशिया में बहुत सारी कंट्री थी, एक तरफ इंडिया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, और श्रीलंका ले लो, ठीक है, अफगानिस्तान ले लो। अब ये सारी कंट्री क्या हो रही है, ये तो अपने आप में इंडिविजुअल देश हैं। ठीक है, ये जब आज़ाद हुए तो अपने आप में, तो ये सब मिलके क्या कह रहे हैं कि नहीं, आओ सब मिलके ना एक फ्रंट तैयार करते हैं। ये सब क्या कह रहे हैं, आपस में मत एक करके क्या बोल रहे हैं कि आओ सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें या एक स्टेट फॉर्म करें। तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, ये कमिंग टुगेदर, कि ये सब साथ आ रहे हैं किसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, एक स्टेट क्रिएट करने के लिए। तो जैसे जैसे यूएस है, यूएस में कितने स्टेट हैं, 50 और 51। आप सबने देखा ना, यूएस का फ्लैग देखा है, यूएस का फ्लैग, तो उसमें जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उधर क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे, जैसे कैलिफोर्निया एक स्टेट है उसके अंदर, ठीक है, और भी स्टेट्स हैं, तो उन सब ने क्या करा, जब वो आज़ाद हुए तो वो सब साथ आए एक फेडरेशन के लिए, फेडरेशन के, तो इसीलिए आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ये क्लियर हुआ, कमिंग टुगेदर, कि ये सब साथ आ रहे हैं। ये इंडिविजुअली थे पहले, बट एक लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, या अपना कल्याण। तो एक और एग्जांपल लिख लो, एक और सबसे अच्छा, कोई गैस करेगा कौन सा एग्जांपल हो सकता है बहुत अच्छा? आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, ज्यादा तक स्टूडेंट ने, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक अच्छा एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर आने का। क्या कर रहा है यूरोपियन यूनियन, एक एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है आइडेंटिटी की, आओ सब मिलकर एक साथ हम अपना विकास करते हैं। ठीक है, एक एक पॉलिसी लेते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, ट्रेड पर्सपेक्टिव से, है ना। तो ईयू भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। उसके बाद अगर हम विशेषताएं देखें, जो संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है संघवाद की? पहला क्या है,
कम से कम 2 गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। देखो इससे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब हमें किसी भी चीज के फीचर्स अगर हमें पता चल गए तो आगे हम बता सकते हैं कि वो है क्या। अभी इससे पहले भी लेक्चर्स में हमने देखा कम से कम 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट देख लिया, गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 लेवल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वॉरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, नेशनल, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई संविधान जो हो ना वो कठोर हो, एकदम लचीला ना हो। अगर लचीला होगा तो हर स्टेट उस पर क्या करेगा, अपने मन मर्जी तरीके से बदल देगा, और दूसरे राज्य के जो हित हैं, जो छोटे स्टेट हैं, उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या होना चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लो कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, अगर इनके अंदर कोई लड़ाई होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद होगा, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट होगा, तो भाई रिजॉल्व कौन करेगा। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी तो इनका जो विवाद है वो कौन हल करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी जरूरी है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके बाद क्या है, डुअल सिटीजनशिप। अब देखो अमेरिका में ना बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें क्या है कि स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है और अमेरिका का भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे और भी, जैसे फॉर एग्जांपल ईयू को ही देख लो। अगर ईयू एक फेडरल यूनिट है तो उसमें क्या है, इंडिविजुअल कंट्री का भी वो है, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्री का भी सिटीजनशिप है और बाकी का भी है, ठीक है। और ईयू भी ग्रांट कर रहा है आज के टाइम पे, तो बहुत सारी एक तरीके से एक फॉर्म कर रहा है, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप भी है। और क्या है, बाइकैमरलिज्म, द्वि संसद, ठीक है, 2 संसद होगी, ठीक है। अब देखो अब इंडिया में क्या क्या फॉर्म करता है। देखो इंडिया में पहला प्रिंसिपल है, हाँ डेफिनेटली है, गवर्नमेंट एट 2 लेवल। क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे तो 73rd में तो गांव स्तर पे, लोकल लेवल पे भी पहुंच गए। 73rd में अगर देखें तो गांव स्तर पे भी है। तो हाँ 2 तो है हमारे पास, ये वाला फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर, हाँ 7th शेड्यूल के अंदर, ये लिख लेना, 7th शेड्यूल के अंदर क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे में, क्वेश्चन मार्क। भाई सिंपल तरीके से भी हमारे संविधान में बदलाव हो सकता है और कठिन से कठिन भी है रास्ता, मिक्स्ड है। तो ये भी है ऐसे प्रोविजंस जो फेडरेशन से रिलेटेड है या फिर संघवाद से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें सिंपल लॉज के थ्रू आप परिवर्तन कर दोगे। तो ये वाला फीचर भी है, ठीक है, ये वाला फीचर भी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो है ही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो हमारे में है ही है, ठीक है। क्यों, आप सबने देखा होगा, हम सबने कितनी बार क्लास में करा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये तो एक ऐसा मंत्र है, एक रामबाण इलाज है कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर सके, सरकार पे क्या कर सके, हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। ये तो ब्रह्मास्त्र कह लो सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन मार्क है भाई, क्या नाम है, डुअल सिटीजनशिप। मगर इंडिया में क्या है, ये फीचर नहीं है। क्या है ये नहीं है।
बाकी फेडरेशन में होता है, ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है? सिंगल। ठीक है, बाइकैमरलिज्म है, हाँ है। स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट है और नेशनल लेवल पे भी पार्लियामेंट है, दोनों है। तो इन सब में सभी फीचर्स आते हैं, केवल एक को छोड़कर। क्लियर हुआ? यस, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। क्या अमेरिका के अंदर है? कमेंट में बताओ तो। यूएस के अंदर है सिंगल सिटीजनशिप? बताओ, कमेंट में लिखो। उसके बाद हम देखें, अब आते हैं हम, जब हमने फेडरलिज्म देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए, टू टाइप ऑफ फेडरेशन भी देख लिया हमने, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब आते हैं इंडियन कंटेक्स्ट पे, अब भारतीय संदर्भ पे आते हैं। भारतीय संदर्भ में ये तो सबसे पहले सभी को याद ही रहना चाहिए, ये वाला आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये वाला बाय हार्ट याद कर लो। फर्स्ट पहला आर्टिकल यही है कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का क्या है? एक संघ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद पहले में। अब क्या है उसके बाद? क्या है? द इंडियन स्टेट इज नाइदर अ फेडरल स्टेट और नॉर यूनिटरी। ठीक है, नॉर यूनिटरी। ओके, तो क्या है, अब जैसे मैंने आप सबको एक पहला जो वीडियो भेजा था, तो उसमें हमने देखा था ना, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या बोला था कि भाई भारतीय संविधान को किसी एक बॉक्स में रखना ये बहुत इम्पॉसिबल है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक एक्सलेंट पैचवर्क तो है, उनका स्टेटमेंट था ना, मगर हम इसे किसी एक बॉक्स में नहीं रख सकते, किसी सिंगल बॉक्स में हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो इंडियन जो फेडरेशन है ना तो हम उसे यूनिटरी बोल सकते हैं, ना फेडरल बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे थिंकर्स या स्कॉलर्स मानते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इट हैज बोथ फेडरल एंड एज वेल एज यूनिटरी फीचर, कि भाई इसके अंदर ना संघ वाली शक्ति, संघ वाले, संघीय और एकात्मक दोनों ही। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आया ना एकात्मक, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको आगे मैंने स्लाइड में डिस्कस करा है। ठीक है, ये जो यूनिटरी है, एकात्मक, फेडरल का तो अभी तक हम बात करते आए ऊपर से लेकर, है ना, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, बाइकैमरलिज्म, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये तो फेडरल तो हम बात करते आए। यूनिटरी का मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, यूनिटरी का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि ये जो इंडिया है ना, अब जैसे मैंने क्लास में समझाया था कि जो इंडिया है उसको, अगर इंडिया को समझ गए तो क्या है, इंडिया क्या है? मिक्स्ड, है ना, खिचड़ी की तरह। तो इंडिया का फेडरलिज्म भी क्या है कि दोनों फीचर्स है, एक नहीं दोनों ही, है ना। उसके बाद एक केसी वेयर ना एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, इनकी एक बहुत बहुत फेडरलिज्म पे एक जो कोट है इनका इंडिया के संदर्भ में बहुत बहुत प्रेज करा जाता है, बहुत यूज करा जाता है। तो इन केसी वेयर ने क्या बोला है, इन्होंने भारतीय संघवाद को क्या बोला है? एक अर्ध संघीय है। मतलब क्वासी का क्या मतलब हुआ है? अर्ध, मतलब आधा तो फेडरल है और आधा क्या है? यूनिटरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो इधर इनका कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन यूनियन है ना, उसके पास क्या है, ज्यादा फीचर्स हैं, वो ज्यादा, भारतीय संघ के पास ज्यादा शक्तियां हैं, एकात्मक वाली, एकात्मक राज्य की ज्यादा विशेषताएं। ठीक है, क्लियर हुआ? जो संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो क्या है कि फीचर्स की बात करते हैं, फेडरल फीचर्स क्या क्या है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जो संघीय विशेषताएं क्या क्या है, कि हम अपने संविधान को देखें और हम बता सकें हाँ ये फेडरल फीचर है। ठीक है, तो फेडरल फीचर का कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान। पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, कि हम भारतीय संविधान में ये विशेषताएं इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये संघीय है। ठीक है, तो पहला क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऊपर अगर हमने फेडरेशन वाला पढ़ा था तो उसमें एक चीज और लिखा हुआ था ना कि डिवीजन ऑफ पावर। अगर हम देखो स्लाइड पीछे जाएं, इसमें देखो डिवीजन ऑफ पावर, तो डिवीजन और पावर व्हाट बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ तो लिखित होगा। आप अपनी मन मर्जी से तो थोड़ी ना कर देंगे डिवीजन ऑफ पावर, अब कुछ तो लिखित होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होगा डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला जो फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है प्लस रिजिड भी है, आगे हम देखते हैं रिजिड को। ठीक है, क्या है इसके अंदर 470 क्या है आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, 470 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितने हो रखे हैं, आज की डेट तक कितने हैं, 105 हो रखे हैं। ठीक है, और जो भारतीय संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च सर्वोपरि है। ठीक है, उसके बाद रिजिडिटी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो दूसरा जो प्रिंसिपल जो हमने देखा था अभी ऊपर ही, तो पहला क्या था, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, रिजिडिटी है। कैसे रिजिडिटी है कि भाई जब भी कोई मुद्दा होगा कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन of the country can be amendment only by the joint action of parliament। भाई इधर क्या होगा, इधर सेंटर अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको स्टेट के साथ लेके चलना ही होगा, स्टेट के साथ उसे आगे बढ़ना ही होगा, वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा है, जब भी, कहां तक है, संविधान, ये रहा संविधान के प्रावधान जो संघ और राज्य सरकारों और देश के न्यायिक संगठन के बीच संबंधों को संबंधित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों की संयुक्त कार्रवाई से संशोधित होगा, अपनी मन मर्जी से एक ही तरीके से नहीं। तो आप सबने देखा होगा कि जब रिजिड वाले पे आते हैं तो क्या होता है कि जो बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स होते हैं तो हमें स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ता है ना, स्टेट की पार्लियामेंट को भेजा जाता है, फिर वो रेटिफाई करते हैं, है ना। तो ऐसे भी प्रोविजंस है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। डुअल गवर्नमेंट, हाँ डुअल गवर्नमेंट तो आपने देखा है ना। यूनिटरी में क्या होता है, देखो यूनिटरी अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, एकात्मक। ठीक है, यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, मगर जो फेडरल होता है उसमें क्या होती है, डुअल गवर्नमेंट होगा। और क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ डुअल पॉलिटी, हाँ डेफिनेटली, स्टेट लेवल पे भी पॉलिटी है और सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ पावर। हाँ नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है डिवीजन ऑफ पावर। कैसे, ये फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर था ना, हमने देखा था डिवीजन ऑफ पावर किस बेसिस पे, कि भाई इंडिया में जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, आगे हम देखते हैं, यूनियन लिस्ट है, ये रहा यूनियन लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट है तो इसमें कौन से जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज। इस क्षेत्र में जितने भी कितने हैं 97 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ फॉर्म कर सकती है, कोई नियम या कानून बना सकती है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है कि ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड लिख लो। ठीक है, तो इन पे क्या है, राज्य ही क्या नाम है, नियम कानून बना सकता है। और स्पेशल प्रोविजंस होते हैं कि
कई बार ओवरटेक कर लेता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है कि कई बार ओवरटेक कर लेते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल के हाथ में भी, मगर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो स्टेट है उसके पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लॉ, स्टेट सब्जेक्ट्स पे अपने नियम कानून बना सके। आगे जो तीसरा यूनिट है, जो तीसरा जो सातवीं अनुसूची के तहत जो तीसरा भाग है वो है कंकरेंट। अब देखो कंकरेंट में क्या है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, ठीक है। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, ठीक है। जो इधर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि अगर कभी कंफ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में, ठीक है, इन टॉपिक्स को लेकर, जितने भी कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर इनसे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो किसकी फाइनल अथॉरिटी मानी जाएगी, केंद्र की, ठीक है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ नो डाउट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन है, ठीक है, और जितनी भी हायरार्की है, जितना भी पदानुक्रम है, सबसे शीर्ष पर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उन सभी को वो इसी के हिसाब से चलना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कोई भी अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकता, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये सारे फेडरल फीचर्स हैं। और आगे क्या है, छठा क्या है, सिक्स्थ है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक जो फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इधर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। और जितना भी डिस्प्यूट होगा सेंटर एंड अदर यूनिट्स, तो उसको डील कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुप्रीम कोर्ट हुज फंक्शन इज टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, और इसकी पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है ना। और कोई भी लॉ अगर उसके पास शक्ति क्या है कि अगर वो चेक करता है, वो देखता है कि ये लॉ हमारे संविधान के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग तो बना है या नहीं बना है, तो ऐसी अगर नहीं बना है तो ऐसी सिचुएशन में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बाइकैमरल भी है, ठीक है। स्टेट लेवल पे तो है ही है, नेशनल लेवल पे भी है, और नेशनल लेवल पे भी दो है, एक लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, और जो लोकसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को। उसके बाद अब आते हैं हम यूनिटरी वाले पे, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमने फेडरल फीचर्स भी देख लिया, और देखो अभी हमने जस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था कि इंडिया में क्या है, दोनों है, फेडरल फीचर्स भी हैं और कौन है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, ठीक है। यूनिटरी फीचर में एक फीचर तो हमने देख लिया कि भाई सिंगल गवर्नमेंट होती है, वन गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यूनिटरी फीचर क्या है, भारतीय संविधान जो हमने बोला है कि ये दो थोड़ा पैचवर्क है, मिक्सड है, दोनों साथ लेके चलता है, दोनों ही क्वालिटी है हमारे पास, फेडरल की भी क्वालिटी है और यूनिटरी की है। अब यूनिटरी की देखते हैं, अभी तक हमने फेडरल का देखा, अब यूनिटरी क्या है। देखो यूनिटरी में सबसे पहला जो वर्ड है वो यही है कि हमने फेडरल तो कहीं पे यूज ही नहीं करा, हमने अपना टेस्ट लिया है ना, हम अपने वर्ड्स के यूनियन वर्ड यूज करा है, ठीक है। और हमने आर्टिकल फर्स्ट भी देखा जिसने इंडिया को क्या बताया, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका क्या मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, सिंपल सा मीनिंग यही है ना। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये यूनिटरी फीचर है, एकात्मक शासन, एकात्मक प्रणाली का, एकात्मक का क्या है, सिंगल गवर्नमेंट, ओ सॉरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और
किसी और स्टेट्स को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर ले। देखो बहुत सारे फेडरेशन में क्या होता है, जो अन्य फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, नेशनल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है और लोकल लेवल पे भी होता है, मगर इंडिया में नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एकात्मक है, यूनिटरी है। ठीक है, तो स्टेट्स के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और अन्य जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके पास होता है, मगर इंडिया में नहीं है। तो ये जो फीचर है ये क्या दिखाता है, ये एक यूनिटरी फॉर्म दिखाता है। उसके बाद देखते हैं स्टेट्स असाइंड माइनर रोल इन अमेंडमेंट्स। अब देखो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है कोई स्टेट कर सकता है नहीं, केवल कौन कर सकती है, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। और स्टेट असेंबली के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो इनिशिएट करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां से हमें दिखता है कि ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है ये, यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, और क्या है कि मगर ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पे लॉ बना सकती है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, कि या स्टेट जो मशीनरी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, या राज्य सरकार काम नहीं कर रही, या और भी प्रोविजंस जैसे गवर्नर का डिस्क्रिशनर है उसका विवेक। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पे। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड। देखो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मर्जी राज्य की सीमाएं हैं या स्टेट है उसको बदल सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीसेंट एग्जांपल कौन सा है, JNK, उसको स्टेट से सीधा हमने क्या कर दिया है, यूनियन टेरिटरी कर दिया। तो ये जो स्टेट के पास जो उसकी इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत की संसद जब मर्जी चाहे जिस मर्जी राज्य को तोड़ के एक नया राज्य बना दे और पुराने राज्य को मिला के एक राज्य बना दे। ये एक फीचर है जिससे हमें पता चलता है कि जो भारतीय जो पद्धति है वो एकात्मक है। ठीक है, बाकी और फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। फेडरेशन की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी होती है बाकी फेडरेशन में, मगर इंडिया में नहीं है। इसीलिए हम इस फीचर के तौर पे बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, हमने देखा कि फेडरेशन में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप भी होता है, मगर इंडिया में तो सिंगल है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये यूनिटरी है। ठीक है, क्या है कि एक बार इंडिया में कहीं पे भी मिल गए, आप पैदा हो गए तो एक ही बार सिटीजनशिप मिलेगी और वो हमेशा चलेगी बस। अगर जैसे आप कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे किसी और देश की, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। जब कभी भी आपने कहीं किसी और देश की अप्लाई करी तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो गई। मगर बहुत सारे फेडरलिज्म में क्या, फेडरेशन में क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप चलता है। नो राइट टू सिसेशन, कि भाई आपके पास कोई अधिकार नहीं है, स्टेट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए भारतीय संघ से। किसी भी राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए भारतीय संघ से। किसी भी राज्य के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस। तो आप सबने देखा होगा कि जो राज्यसभा है उसमें कितने हैं, 245 मान लो। तो इसमें कोई इक्वल नहीं है कि एक राज्य से इतने आ रहे हैं तो बाकी सब राज्य से भी इतने आएंगे। ये क्या है, अलग अलग बेसिस है, कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि भाई दिल्ली से इतने हैं, तमिलनाडु से इतने हैं, तो इक्वल नहीं है। वो पॉपुलेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्षेत्र, उस हिसाब से। ठीक है, तो नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मगर जैसे यूएस में जाओगे, यूएस का जो सीनेट है ना, उसमें
हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है, मगर इंडिया में नहीं है। राज्यसभा में अलग अलग बेसिस है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, कि असमान संघवाद। उसके बाद ओवरराइडिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन, ऑफ द यूनियन। देखो ओवरराइडिंग का यहाँ पे सिंपल सा है कि सेंटर के पास, केंद्र सरकार के पास ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे वो राज्य को क्या कर सकता है, ओवरटेक करके जो उसके क्षेत्र में नहीं है उस पे भी कानून बना सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये यूनिटरी फॉर्म है, कि सेंटर के पास क्या है, बहुत ज्यादा है शक्तियां, ठीक है। और अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, तो सेंटर सुप्रीम है, ठीक है, सेंटर बना सकता है। उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स। देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट होता है ना वो राज्य करता है, मगर जो ऐसे लॉज होते हैं ना जो भारतीय संसद ने बनाए होते हैं, तो वो जो स्टेट का जो एम्प्लॉय है ना उसे मानना पड़ता है, ठीक है। और हमारे संविधान ने और क्या क्या दे रखा है, आर्टिकल 355 के तहत क्या कर रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भारत सरकार है, उसको यह अधिकार दे रखा है कि आप अपने जितने भी नियम कानून हैं उनको लागू कराएं, ठीक है, स्टेट से वो फॉलो करवाएं, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भारत सरकार को क्या है कि 355 के तहत कि भारतीय संविधान को आप फॉलो करो। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय संविधान में कोई परिवर्तन करेगी तो उसे फॉलो करवाने का भी उसी का जिम्मेदारी है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद जो 10th है वो क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट। अब देखो मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो पैसा, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, सेंटर का कंट्रोल है, ठीक है। कितना एलोकेट करना है, किसको कितना है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, फिजिकल पॉलिसी कैसी होगी, टैक्स को घटाना है हमें बढ़ाना है, क्या करना है, वो किसके पास है। जितना भी फाइनेंशियल पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। और जिसके पास पैसों का पावर है उसके पास लगभग ज्यादातर पावर है ना। उसके बाद जो 11th है वो क्या है, स्टेट गवर्नर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर। अब ये तो आप सबने सुना होगा, ये पढ़ा ही होगा कि जो राज्य का जो गवर्नर है वो क्या होता है, एक एजेंट होता है, किसका, सेंटर का। कैसे, देखो नो डाउट जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट अपने आप तो कोई काम नहीं करता, उसके पीछे कौन सी पावर काम करती है, कैबिनेट, है ना। किसकी एडवाइस से काम करेगा, कैबिनेट की एडवाइस से। और गवर्नर एक्चुअल में होता कौन है, एक पार्टी का नॉमिनी होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, स्टेट पे कंट्रोल करेगा समहाउ, ठीक है। तो इधर से भी हमें पता चलता है कि भाई सेंटर ने फिर अपना पाला मजबूत कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है ना। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो क्या है, यूनिटरी है, ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली। मगर जो और कोई अन्य संघवाद के अंदर, फेडरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, फ्री होते हैं, अन्य जो राज्य होते हैं वो फ्री होते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अलग तरीके। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया क्या है, मिक्स्ड है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इमरजेंसी पावर। जब भी इमरजेंसी लगेगी सारी पावर किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। और पावर इमरजेंसी लगाने का किसके पास अधिकार है, केवल और केवल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है।
इमरजेंसी पावर के तहत क्या कर सकता है, स्टेट पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी हो गई, आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी, 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 ये आज तक अभी तक नहीं लगी है कहीं पे भी फाइनेंशियल वाली, ठीक है। 356 के तहत क्या कर सकता है, किसी अगर स्टेट मशीनरी अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही तो केंद्र सरकार वो गवर्नर के माध्यम से उस राज्य की सभी जो विधानसभा उसको भंग करके अपने अंदर शक्ति ले लेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी किसको डिनोट करते हैं, यूनिटरी सिस्टम को डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिटरी। नो डिवीजन ऑफ सर्विस, कि भाई कोई डिवीजन ऑफ सर्विस ही नहीं है, कि स्टेट एम्प्लॉय है, बेशक स्टेट ने आपको हायर कर रखा है मगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर के भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई क्लियर कट है ही नहीं कि कहाँ पे सेंटर का स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों का मिक्स्ड है, ठीक है। कोई भी ऑफिसर कहीं पे भी अपॉइंट होता है गवर्नमेंट एजेंसी में तो उसे सेंटर्स के भी लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और उसको पता भी नहीं होता कि एकदम क्लियर कट डिवीजन क्या है सर्विस का सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद सिंगल सेंट्रलाइज जुडिशरी, ठीक है। भारत में सिंगल सेंट्रलाइज जुडिशरी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेट के बाद भी फिर मतलब एक चैन है, हाई कोर्ट से सिंगल यूनिफाइड है ना। और उसके बाद जो लास्ट है सेंट्रलाइज मशीनरी फॉर इलेक्शन। देखो इलेक्शन अकाउंटेड सीएजी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो ये सब क्या, ये सब जितने भी ये सेंट्रलाइज इलेक्शन ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब यूनिटरी फीचर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जितने भी हमने 15 करे ये सारे क्या है, यूनिटरी फीचर है। तो हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो फेडरलिज्म है या जो भारतीय जो संघवाद है वो क्या है, दोनों प्रणाली उसमें शामिल है, संघवाद की भी और एकात्मक शासन प्रणाली, दोनों ही तरह की शासन प्रणाली विद्यमान है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर हमारी चर्चा थी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट का टाइम है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपने राय भी दे सकते हैं, क्या चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं आप। आप सभी अपने लाइक्स दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो।
एक क्वेश्चन तमनप्रीत का है कि सर एक बार कोफेडरल, देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हो आप, कोऑपरेटिव, आप सबने सुना होगा कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बहुत बहुत बार ये जिक्र हुआ है। तो सिंपल सा देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जो स्टेट और सेंटर है ना वो स्मूथ तरीके से काम करें, ठीक है, अच्छे से शासन प्रोवाइड करें, ठीक है, कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, हर जगह दोनों को लड़ाई नहीं करना है, ठीक है, हर जगह दोनों को लड़ाई नहीं करना है, कोऑपरेट करना है, ये इसके मामले में कोऑपरेट कर रहा है, ये इसके मामले में कोऑपरेट करे, ठीक है, एक भाईचारा, एक बंधुत्वता की तरीके से काम करना, ठीक है। हाँ मतलब वो गिव एंड टेक तरीके से काम करना, ठीक है, कोऑपरेट करना। और एट द एंड उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अपलिफ्ट करना, उनका वेलफेयर करना, ठीक है। कुछ टाइम पहले ये बहुत लैम्पलाइट में था, नीति आयोग जब बना था, ठीक है, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हम विकास करेंगे। तो कोऑपरेटिव यही है कि रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को काम करने देना, ठीक है, कि कोई सामान तरीका निकल सके, कोई कॉमन गोल निकल सके, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म निकल सके कि हाँ भाई आप भी काम करो, हमें भी काम करने दो। अब देखो इंडिया का ही दिल्ली का ही केस देख लो, है ना, दिल्ली का ही केस देख लो। दिल्ली में क्या चल रहा है, इधर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोई ये बोलता है फिर ये बोलता है। तो इधर क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है नहीं, ना ये इसको काम करने के दे रहा है ना वो उसको काम करने दे रहा। और इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, आफ्टर ऑल जो जो प्रॉब्लम है वो किसको किसको हो रहा है, वो सिटीजन्स को हो रहा है। देखो इधर जो आपको समझना है, देखो ये तमन ने दोबारा लिखा है, तमन देखो यूनिटरी में क्या होता है, देखो ये एक तरफ यूनिटरी लिख लो, एक तरफ फेडरल लिख लो, ठीक है। यूनिटरी में क्या हुआ, सिंगल, ये हर चीज एकात्मक नाम है ना इसका, एकात्मक। अब ये ना हर जगह ना एक की बात करेगा, एक, ठीक है, हर जगह क्या बात करेगा, एक। तो सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं, ठीक है, क्लियर। और क्या है, सिंगल जुडिशरी हो सकता है, ठीक है, सिंगल पार्लियामेंट हो सकता है। अब देखो जब इधर आएगा संघ, इधर आ जाएगा संघ, तो इधर क्या बनेगा, सिंगल गवर्नमेंट नहीं, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, यस यस, जुडिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इधर जुडिशरी का रोल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। पार्लियामेंट, डुअल पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। तमन क्लियर हुआ। और अगर और एक ये जो कोऑपरेटिव है, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो वही है। और देखो को फेडरल सिंपल सा यही होता है कि जब हम जितने भी इंडिपेंडेंट है, ये इसी का एक वर्जन है, ठीक है, इसी का ही एक वर्जन है। को फेडरल का मतलब होता है इसी का एक वर्जन है को फेडरल, ठीक है। को फेडरल में भी यही होता है कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स है ना वो कमिंग टुगेदर आके एक फेडरेशन तैयार करेंगे। तो इसी का एक सिनोनिम कह सकते हो या इसी का थोड़ा और लूज वर्जन कह सकते हो, को फेडरल, समझ रहे हो। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है फेडरेशन और को फेडरेशन में।
बस थोड़ा सा ही है कि जो फेडरेशन होता है इसमें जो कंट्रोलिंग जो पावर होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, को फेडरेशन में कम होती है, कम। देखो को फेडरेशन में एक चीज और है कि इसमें से ना आसानी से लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, है ना, इधर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है। को फेडरेशन में, फेडरेशन में इतनी जल्दी से आते भी नहीं है लोग और इतनी जल्दी से जाते भी नहीं है। को फेडरेशन क्या होता है, जब मर्जी आए घर में आए और जब मर्जी चले गए, को फेडरेशन। बट एक दोनों का काफी हद तक सेम है को फेडरेशन का, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये तीनों तीनों डिफरेंस है, यूनिटरी, फेडरेशन एंड को फेडरेशन। नहीं 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 नहीं, इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा ये है, देखो इसको मान लो ये 70% है, ठीक है, और ये 30% है, ठीक है। तो इंडिया में यूनिटरी ज्यादा है ना। तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, अभी जितने भी हमने फॉर्म देखे ना, कितने सारे देखे ना, कि तुम एक तो बाहर नहीं जा सकते हो। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, जो पैसों का है, देखो फेडरल फेडरल जो फाइनेंस है वो एकात्मक के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। और भी चीजें, सिटीजनशिप देख लो एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो फेडरेशन पे भी लो। तो ये ज्यादा है, ये वाला कह सकते हैं हम, एक बार को समराइज करने के तौर पे ना हम ये कह सकते हैं कि हाँ यूनिटरी वाला ज्यादा फॉलो करता है। क्लियर हुआ? अगर कोई और डाउट है तो पूछो। ऐसे वैसे 70% लिख नहीं सकते, मगर इतना ये मान के चलो ये ज़्यादा है, यूनिटरी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ है ही नहीं। और जब अगर स्टेट सेंट्रल अपने पे आए तो फिर ठीक है, ये भी है ये भी है। मगर हम वही बोलते हैं कि ये जो इंडिया है ना वो मिक्स्ड है। मैं इसीलिए सबसे पहले जो पहली क्लास में मैंने यही इंडिया ही समझाया तुम्हें कि ये एक्चुअल में इंडिया को डिकोड कैसे करें, हाउ टू डिकोड, कि वो इंडिया का क्या एसेंस है जो हर जगह दिखता है, एसेंस है ना, एसेंस वो क्या है जो हर जगह दिखेगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे इंडिया को समझने के लिए, ठीक है। और वो ना हर जगह मिलेगा, कोई एक जगह नहीं, है ना। चलो कोई और सजेशन हो तुम्हारा, तुम सबका तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, कोई सजेशन हो कि लेक्चर को और अच्छा कैसे करा जा सके, कोई सजेशन है तुम्हारा? क्लियर हुआ सबको? बोलो। कोई सजेशन हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज फिर हम बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, है ना। ठीक है, चलो ओके। कोई सजेशन नहीं है? अगर सजेशन है तो बताओ, फिर हम चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।